Good morning, students. How are you? Myself, Taylor Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about the concept of force. हमारे previous lecture में हमने force का concept देखा था, type of force देखे थे, और अगर किसी बॉडी पे force लगता है तो हमें कौन सी इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरिस्टोटल्स व्यू रिगार्डिंग मोशन और गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ इंक्लाइन प्लेन रिगार्डिंग मोशन. These are our today's की पॉइंट. सबसे पहले हम एरिस्टोटल का मोशन के रिगार्डिंग जो उसने व्यू दिया था उसके बारे में बात करेंगे. दैट इज एरिस्टोटल्स व्यू रिगार्डिंग मोशन. तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन से, दैट इज रेस्ट स्टेट से मोशन में आती है और मोशन से उसी इफेक्ट की वजह से वो रेस्ट पे आ सकती है, उसके बारे में सबसे पहले बात की. फिर न्यूटन साहब तो आए. सबसे पहले फोर्स का कंसेप्ट, फोर्स जो एक इफेक्ट है, वो सबसे पहले हमें कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एरिस्टोटल थे. ओके, सो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ, assumed that to continue uniform motion of the body, some external agency, that is some external parameter, that is force is required. सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि अगर कोई बॉडी को कंटिन्यू मोशन में रखना है तो हमें उसे कोई एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज एक्सटर्नल पैरामीटर, कंटिन्यू अप्लाई करते रहना पड़ेगा. और वो एक्सटर्नल पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. ओके, और ये जो कंक्लूजन, ये जो कंसेप्ट हमें एरिस्टोटल ने दिया, वो एरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट दिया वो कंसेप्ट कहाँ से आया? उसके डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस पे से उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर कोई बॉडी को हम कंटिन्यू सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगातार देते रहेंगे तो वो बॉडी कंटिन्यू मोशन में रहेगी. अकॉर्डिंग टू हिम, एन एरो रिलीज फ्रॉम बो कंटिन्यूस इट्स मोशन बिकॉज एयर बिहाइंड द एरो पुशेस इट फॉरवर्ड. अगर किसी धनुष में से हम किसी एरो को छोड़ते हैं तो वो एरो कब कंटिन्यू मोशन में रहेगा? और वो एरो कंटिन्यू मोशन में रहता है, उसके पीछे क्या रीजन है? एरिस्टोटल ने हमें दिया. एरिस्टोटल ने हमें ऐसा कहा कि अगर कोई एरो कंटिन्यू बो से निकला हुआ कोई भी एरो कंटिन्यू मोशन में रहता है तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि एयर उस पे लगातार फोर्स अप्लाई करती रहती है. सो विद द हेल्प ऑफ पुश और विद द हेल्प ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय एयर मॉलिक्यूल्स वो कंटिन्यू मोशन में रहता है. अब एरिस्टोटल ने ऐसा कहा कि अगर कोई सॉलिड बॉडी की बात की जाए तो सॉलिड बॉडी पे जो ऐसा फोर्स लगता है जो उसकी वेलोसिटी को अपोज करता है तो उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ओके, मींस इन अ सॉलिड बॉडी द फोर्स अपोजिस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. इफ वी टॉक अबाउट फ्लूइड, सो द रेजिस्टेंस फोर्स, ओके, और द फोर्स opposes the motion of fluid is known as viscous force. जैसे कोई सॉलिड बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स बॉडी की या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, मोशन को अपोज करता है, वैसे ही
अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में भी एक ऐसा फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ओके, वो सेम काम कौन कैसा करता है, फ्रिक्शन फोर्स जैसा। सो इन सॉलिड बॉडी फ्रिक्शन फोर्स एंड इन फ्लूइड विस्कस फोर्स अपोजेस द वेलोसिटी और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फ्लूइड रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ इंक्लाइन प्लेन रिगार्डिंग मोशन। एरिस्टोटल के बाद एक नए साइंटिस्ट आए, उसका नाम क्या है, गैलीलियो। ओके, फिर न्यूटन साहब आए थे। तो गैलीलियो ने मोशन रिगार्डिंग 2 एक्सपेरिमेंट किए। हम दोनों एक्सपेरिमेंट यहां डिस्कस करने वाले हैं। हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। He arranged 2 plane at the same inclination and allow spherical object to move along inclined plane. गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन सा सेटअप लिया, उन्होंने एक 2 ऐसे प्लेन लिए, एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन लिए जिसका इंक्लिनेशन एंगल सेम हो। आप फिगर में देख सकते हैं, दोनों इंक्लिनेशन प्लेन है, दोनों सेम एंगल वाले हैं, मींस दोनों का स्लोप सेम होगा। ऐसे 2 स्लोप लिए। अब फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट में गैलीलियो ने ऑब्जेक्ट को एट द टॉप ऑफ स्लोप के टॉप पे रखा और उसको रिलीज कर दिया। तो उन्होंने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन निकाला, उन्होंने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अ स्फीयर मूविंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन हैज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी को हम इंक्लाइन प्लेन के टॉप से रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट कैसी मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। ओके, दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन बाय गैलीलियो। नाउ सेकंड, सेम इंक्लिनेशन एंगल वाला स्लोप लिया और बॉडी को या तो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को बॉटम पे रख के ऊपर पुश किया। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, अ स्फीयर मूविंग अपवर्ड ऑन अ इंक्लाइन हैज रिटार्डेड और डिसेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी को हम किसी प्लेन के बॉटम पे रख के उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती जाती है। तो वो कैसी मोशन करेगा, रिटार्डेड मोशन, और वी कैन से डिसेलरेशन मोशन करेगा। नाउ थर्ड कंक्लूजन, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने थर्ड केस देखा कि अगर किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रख के उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू वो मोशन में ही रहेगा, कंटिन्यू उसकी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से वो मोशन करता रहेगा। अगर वो सरफेस कैसी होगी, फ्रिक्शनलेस होगी। ओके, सो फॉर स्फीयर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट इज एन इंटरमीडिएट कंडीशन। ओके, ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन की कैसी कंडीशन मिली, इंटरमीडिएट, कि बॉडी डिसेलरेटेड मोशन भी नहीं कर रही, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं कर रही, पर जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कंटिन्यूअस वेलोसिटी से मोशन कर रही है। सो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन। ओके, सो ये था गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट। Now we will discuss the second experiment performed by Galileo. Galileo ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उसने एक ऐसा स्लोप कंसीडर किया जो दोनों साइड्स पे सेम इंक्लाइन हो। फॉर एग्जांपल
आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे सेकंड प्लेन है, दोनों विद हॉरिजॉन्टल सेम एंगल फॉर्म करते हैं. सो वी कैन राइट एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश. सो वी कैन राइट और वी कैन से the angle or the inclination of first slope is equal to inclination of second slope. फर्स्ट में गैलीलियो ने क्या किया, टू प्लेन विथ सेम स्लोप आर कंसिडर. यू कैन सी इन फिगर. when a body is allowed from race to move on a slope, its velocity increases and on opposite slope its velocity decreases. देखो यहाँ पे अगर मैं इस फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट प्लेन के टॉप पोजीशन पे इस बॉल को रिलीज करता हूं तो ये बॉल जब मिड पॉइंट तक, दैट इज द हॉरिजॉन्टल तक जाएगा तो लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी. मींस ये बॉल यहां तक एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और इस मिड पॉइंट को पास करके जब वो सेकंड स्लोप, सेकंड इंक्लाइनेशन की तरफ बढ़ेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी. मींस ये बॉल टुवर्ड्स द सेकंड स्लोप डिटार्डेशन और वी कैन से डिसेलरेटेड मोशन करेगा. अब देखो, इफ बोथ प्लेन आर स्मूथ देन हाइट अटेंडेड ऑन अ सेकंड प्लेन will be equal to height of first plane from where it was dropped. बच्चों यहां पे देखो, अगर ये जो स्लोप आपको दिख रहा है वो स्मूथ होगा, अगर ये स्लोप स्मूथ होगा तो हमने फर्स्ट इंक्लाइन से जितनी हाइट से बॉल को रिलीज किया उतनी ही हाइट तक सेकंड स्लोप पे बॉल उतनी ही हाइट गेन करेगा. अब एक आइडियल केस देखते हैं. इट कैन बी लेस बट कैन नेवर बी मोर द हाइट फ्रॉम वेयर इट वॉज ड्रॉप. बच्चों ये बात ध्यान में रखना, अगर हम इसको यहां से h हाइट से रिलीज करते हैं सो सेकंड साइड भी वो h हाइट तक ही मैक्सिमम पहुंच सकता है, उससे ज्यादा हाइट कभी भी गेन नहीं कर सकता. ये बात आप ध्यान में रखना. अब आइडियल कंडीशन, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन हाइट अटेन्ड बाय बॉल विल बी इक्वल टू इनिशियल हाइट. अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर ये जो स्लोप आपको दिख रहा है वो स्लोप फ्रिक्शन लेस होगा, मींस कि कोई फ्रिक्शन फोर्स इस बॉल पे नहीं लग रही होगी, तो हम बॉल को फर्स्ट इंक्लाइन में जहां से रिलीज करते हैं, जितनी हाइट से रिलीज करते हैं उतनी ही हाइट तक सेकंड स्लोप पे वो जा सकता है. मींस उतनी ही हाइट वो सेकंड स्लोप पे गेन कर सकता है. बट ये आइडियल कंडीशन है, बिकॉज हमें पता है कि ऐसी सरफेस बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ओके, ऐसी सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस हम कभी बना नहीं सकते. सो ये हो गया आइडियल केस, फ्रिक्शन लेस सरफेस वाला. चलो अब सेकंड देखो, अगर हम फर्स्ट वाले स्लोप से सेकंड वाला जो स्लोप है वो थोड़ा कम रखते हैं, मींस द एंगल और इंक्लिनेशन एंगल एट फर्स्ट स्लोप इज ग्रेटर देन द इंक्लिनेशन एंगल एट सेकंड स्लोप, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश. तब क्या होगा, व्हेन स्लोप ऑफ सेकंड प्लेन इज केप्ट लेस एंड ball is released from the certain height, for example from the height h, from h height if we release the ball from first slope, the first slope to attain similar height ball has to cover more distance. बच्चों अब ध्यान में रखो, अगर हम ऐसी मैकेनिज्म बना दे, अगर हम ऐसा स्लोप रखें
कि जिसकी फर्स्ट साइड पे इंक्लिनेशन ज़्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू और विथ कंपेयर टू सेकंड स्लोप। फर्स्ट इंक्लिनेशन और इंक्लिनेशन एट द फर्स्ट प्लेन इज ग्रेटर देन इंक्लिनेशन एट सेकंड स्लोप। तो क्या होगा, सेम हाइट h गेन करने के लिए इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल है वो यहाँ पे बन रहा इंक्लिनेशन एंगल से ज़्यादा है। इसलिए हम बॉल को यहाँ पे h डिस्टेंस से h जितनी हाइट से रिलीज करते हैं, सो सेम हाइट गेन करने के लिए यहाँ पे बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट और सेकेंड कंक्लूजन। नाउ थर्ड कंक्लूजन, इफ वी रिड्यूस the second slope or inclination at second plane, then ball will travel up to infinite distance। बच्चों, इस बॉल को रोकने वाला कोई नहीं है, तो बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मोशन करता रहेगा। इस मोशन विल कंटिन्यू फॉर एवर, वो फॉर एवर मोशन में ही रहेगा। अब बच्चों, हमें पता है हमारी डेली जो डे टू डे लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है कि हम किसी बॉल को या तो कोई ऑब्जेक्ट को, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं और उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी कंटिन्यूअस मोशन में नहीं रहता है, बिकॉज उसकी सरफेस पे हमने जो सरफेस पे उसको फोर्स अप्लाई की है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो ये एक आइडियल कंडीशन हो गई कि अगर हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे जो इंक्लाइन है थीटा एंगल से, वहाँ से h हाइट से रिलीज करेंगे और दूसरी साइड पे कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो विद द हॉरिजॉन्टल वो कितना एंगल फॉर्म करता है, 0 एंगल फॉर्म करता है। सो वो बॉल और वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में रहेगा। बट ये तो हो गया हमारा आइडियल केस। ओके, नाउ हम यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। नाउ हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।